दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर को चलते हुए, कॉन्फ्लिक्ट को चलते हुए 7 अक्टूबर से तकरीबन अब 23-24 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ना ही सीज फायर हो रहा है, ना ही इजराइल हार मान रहा है, ना ही हमास और ना ही गाजा के लोग। गाजा के मजलूम लोगों पर किस तरह जुल्म हो रहा है ये तो सभी जानते हैं। फिलिस्तीन में भी अब लोगों ने, जियूज यानी कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन के मजलूम लोगों पर भी जुल्म करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी गाड़ियां जला रहे हैं, उनके घरों में पत्थरबाजी करना और उनके घरों पर बाहर पैम्पलेट छोड़ देना कि जल्द से जल्द यहाँ से ये जगह खाली कर दो। जबकि हाल ही में आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा कर करके इजराइल ने अपनी पूरी कंट्री इतनी फैला ली है कि जितना उसको हिस्सा भी नहीं मिला था। बहरहाल दोस्तों, जब कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के पिछले 75 साल के इतिहास पर नजर डाली जाती है, तब हमेशा से ही फिलिस्तीन की एक लड़की को जरूर याद किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे उस लड़की के बारे में जिसने इजराइल को झुकने पर मजबूर कर दिया था। इजराइल को झुकाने वाली फिलिस्तीनी लड़की की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक ऐसी ताकतवर, होशियार और बहादुर लड़की कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 70-75 साल में इजराइल अगर पर्सनली किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। दोस्तों, सादा, सिंपल और भोली सी दिखने वाली इस लड़की ने अपने कारनामों से न सिर्फ इजराइल को बहुत बार परेशान किया, बल्कि कई बार तो पूरे तरीके से इजराइल को झुकने पर मजबूर भी कर दिया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि इजराइल ने इस लड़की को पकड़ने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक लंबी मुहिम चलाई, मगर फिर भी जब भी इजराइल इस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता तो वो हमेशा नाकामयाब हो जाता। वजह यह थी दोस्तों, क्योंकि ये लड़की बहुत जल्दी जल्दी अपना चेहरा ही बदल लिया करती थी। अब आप चौंक गए होंगे, आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरह का होगा, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। ये लड़की सर्जरी या इस तरह की दूसरी चीजों की मदद से अपना फेस ही बदल डालती थी। यही वजह है कि इस लड़की के ऊपर हमारी इस दुनिया में न सिर्फ किताब लिखी गई बल्कि साथ ही साथ मूवीज और ड्रामे भी बनाए गए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस लड़की के बारे में कि आखिरकार ये लड़की कौन है, इसके कारनामे क्या है और इसने किस तरह से इजराइल जैसी एक बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर किया था, और आखिर क्या वजह है कि आज भी इस लड़की को इतिहास में इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों ये कहानी है उस फिलिस्तीनी लड़की की कि जिसको इतिहास में लैला खालिद के नाम से याद किया जाता है। लैला खालिद का जन्म सन 1944 में फिलिस्तीन के शहर हाइफा में हुआ था, मगर अभी उम्र सिर्फ 4 साल ही थी कि फिलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और इस तरह से इजराइल वजूद में आ गया। जाहिर है कि इजराइल के बनते ही अरबों की इजराइल के साथ जंग वगैरह शुरू हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ वक्त के अंदर ही फिलिस्तीन में रहने वाले लाखों मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे अरब देशों में पनाह लेनी पड़ी। उस दौर में दूसरे अरब देशों में जाकर पनाह लेने वाले लोगों में लैला खालिद की फैमिली भी शामिल थी। दोस्तों, लैला खालिद का बचपन जॉर्डन के इलाके में बड़ी ही गरीबी की हालत में गुजरा था। लैला खालिद ने बचपन से ही अपनी ही तरह ऐसे लाखों फिलिस्तीनी लोगों को देखा था कि जिनको इजराइल की वजह से न सिर्फ अपने प्यार को, अपने घर बार को हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ा था, बल्कि अपना घर बार वगैरह सब कुछ तबाह बर्बाद करके वहां से वापस यहाँ आना पड़ा था। यही वजह थी कि ऐसे माहौल में परवरिश की वजह से बचपन से ही लैला खालिद के दिल में इजराइल के खिलाफ आग भड़क रही थी, और वो भी बदले की आग। वो सोच रही थी कि बड़े होकर चाहे कुछ हो जाए, मुझको बदला जरूर लेना है, हर उस इंसान को मजा चखाना है जिसकी वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ है। इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा ही था कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लैला खालिद ने अरब नेशनलिस्ट नाम का वह मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया था कि जिसका मकसद फिलिस्तीन को आजाद कराना था। जैसा कि दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया था कि लैला खालिद के शुरुआती दिन काफी गरीबी में गुजरे थे, इसीलिए लैला खालिद ने कुवैत में भी एक लंबा वक्त गुजारा। कुवैत में लैला खालिद की जिंदगी एक टीचर की हैसियत से गुजरी थी, यानी वहां पर लैला खालिद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करती थी। मगर जाहिर है दोस्तों, लैला खालिद एक आम टीचर की जिंदगी ज्यादा लंबे वक्त तक ना गुजार सकी, क्योंकि उनका दिल तो शुरू से ही उसी मकसद की तरफ लगा हुआ था कि जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन से देखा था, और वो मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी थी। इसीलिए अब उन्होंने अपने टीचर की जिंदगी छोड़कर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही फिलिस्तीन को आज़ाद कराना था। इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन मतलब PFP के नाम से जाना जाता था। शुरुआती दिनों में तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग लैला खालिद को एक आम सी लड़की समझ रहे थे और उसी तरह से लैला खालिद को ट्रीट किया जाता था। मगर वक्त के साथ साथ बहुत जल्द ही लैला खालिद ने यह साबित कर दिया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद बाकी तमाम लोगों से पूरी तरह से अलग हैं। शुरुआती दिनों में ही लैला खालिद ने इजराइल के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कई मिशंस को पूरा कर कामयाबी के साथ अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लैला खालिद का कद तो बहुत ज्यादा बड़ा ही,
मगर साथ ही साथ अब लैला खालिद इजराइल की जो मिलिट्री थी न सिर्फ उनकी नजरों में आ गई, बल्कि वहां की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो भी पूरी तरीके से लैला खालिद के ऊपर नजर रखने लगी। मगर दोस्तों फिर दौर आया सन 1969 का, और यही वो साल था कि जब लैला खालिद ने इजराइल के खिलाफ अपनी जिंदगी का न सिर्फ सबसे बड़ा मिशन अंजाम दिया, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक ऐसा काम कर दिखाया कि जिसकी वजह से न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया ही हिल गई। और वो लैला खालिद के जिसको एक दिन पहले तक कोई भी नहीं जाना करता था, अब उसको पूरी दुनिया जानने लगी। दरअसल दोस्तों बात है ये अगस्त सन 1969 की, कि जब TLP नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को ये खबर मिली कि रोम से तेल अवीव की तरफ आने वाली एक फ्लाइट के अंदर इजराइल के एम्बेसडर भी मौजूद होंगे। TLP नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फौरन ये प्लान बनाया गया कि हम इस प्लेन को हाईजैक करेंगे ताकि बदले में इजराइल की गवर्नमेंट से अपनी बहुत सारी मांगों को मनवाया जाए। ये बड़ा और खतरनाक काम कि जिसका पूरा होना पहले से ही लगभग नामुमकिन सा महसूस हो रहा था, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैला खालिद और उसकी टीम को दे दी गई। और लैला खालिद ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इस भरोसे को कायम रखा और वो बड़ी चालाकी से अपनी पूरी टीम के साथ इटली से उड़ान भरने वाले इस प्लेन में पहले ही सवार हो गई। जैसे ये प्लेन जमीन से हवा में पहुंचा, वैसे ही फौरन लैला खालिद ने प्लेन उड़ाने वाले पायलट के ऊपर बंदूक तान दी और फौरन ऑर्डर दिया कि इस प्लेन को तेल अवीव की बजाय सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ ले जाया जाए। साथ ही साथ ये भी वार्निंग दी गई कि जब इसको सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ ले जाया जाएगा तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस प्लेन को इजराइल के ऊपर से ही गुजारा जाए, ताकि लैला खालिद उस जगह को देख सके कि जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ऑर्डर के मुताबिक इस प्लेन को इजराइल के ऊपर से गुजारते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचाया गया। ये प्लेन जैसे ही वहां पर लैंड हुआ, वैसे ही हाईजैकर्स की तरफ से तमाम लोगों को ऑर्डर दिया गया कि फौरन प्लेन से बाहर निकले। जैसे ही लोग बाहर आ गए तो लैला खालिद की टीम ने इस प्लेन के अगले हिस्से को पूरी तरीके से उड़ा डाला। उसके बाद क्योंकि सीरिया की पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी, उसने इन सारे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो इजराइल के भी ज्यादातर मुसाफिरों को ऐसे ही जाने दिया गया था, मगर उस दौर में सीरिया की गवर्नमेंट ने कुछ इजरायली मुसाफिरों को कैदी बना लिया था, इस शर्त के साथ कि पहले इजराइल की तरफ से उन 71 सीरियन कैदियों को छोड़ा जाए कि जो बहुत पहले से इजराइल की कैद में मौजूद हैं। फिलहाल इजराइल को इन सारे कैदियों को आज़ाद करना पड़ा था, जिसके बाद ही सीरिया की तरफ से बाकी मुसाफिरों को आज़ाद किया गया था। और फिर कुछ वक्त के बाद ही लैला खालिद और उसकी टीम को भी बगैर किसी कार्रवाई के ही सीरिया की तरफ से आज़ाद कर दिया गया था। इस हाईजैकिंग के बाद जहां एक तरफ इजराइल की इंटेलिजेंस और इजराइल का पूरा सिस्टम अपने फेलियर की वजह से हिला हुआ था और परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ लैला खालिद कुछ घंटों के अंदर ही पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। पैलेस्टाइन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग और फिलिस्तीनी लोग लैला खालिद को अपना सबसे बड़ा हीरो मान रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मैटर के फौरन बाद लैला खालिद की एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि लैला खालिद के हाथ में AK-47 भी मौजूद है। ये फोटो दरअसल एक पोस्टर गर्ल के तौर पर वायरल की गई थी, जो उस दौर में दुनिया के लगभग हर अखबार की जीनत बन चुकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये भी थी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब एक गर्ल मतलब कि फीमेल की तरफ से किसी प्लेन को हाईजैक किया गया था। मतलब लैला खालिद इतिहास की पहली फीमेल हाईजैकर थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि सिर्फ 1969 ही नहीं बल्कि 1970 में एक बार फिर से लैला खालिद की तरफ से एक प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, मगर इस बार लैला खालिद का यह प्लान नाकामयाब हो गया था। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की तरफ से लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ वक्त के बाद ही लैला खालिद की ऑर्गेनाइजेशन ने एक और दूसरे प्लेन को हाईजैक करके लैला खालिद को ब्रिटेन से आज़ाद करा लिया। अब आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि लैला खालिद ने जब दोबारा से प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया था और पूरी प्लानिंग की थी, तो फिर इस बीच में लैला खालिद ने अपने फेस पर सर्जरी वगैरह करवाई थी ताकि अपने फेस को पूरी तरह से बदला जा सके और लैला खालिद को दोबारा कोई पहचान न सके। और यकीनी तौर पर लैला खालिद को अपने इस मकसद में कामयाबी मिली थी, क्योंकि जाहिर है दूसरी बार में हाईजैकिंग भले ही फेल हो रही हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि लैला खालिद को एयरपोर्ट पर या फिर दूसरी कहीं भी जगह पर कोई भी पहचान सका हो। लैला खालिद फिलिस्तीनी लोगों में तो बेइंतहा मशहूर हैं ही, मगर यूरोप में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ऊपर है। यही वजह है कि यूरोप की कई कंपनीज ने उस दौर में उनके ऊपर कई म्यूजिक वगैरह बनाए थे। इतना ही नहीं, उस दौर में उनकी बायोग्राफी को भी काफी शौक से पढ़ा गया था। सन 2005 में तो लैला खालिद के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसका टाइटल ही लैला खालिद हाईजैकर था। लैला खालिद की उम्र इस वक्त मतलब के 79 साल हो चुकी है और वो अपनी फैमिली के साथ ओमान देश में जिंदगी गुजार रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।